नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसआरई की सर्कुलर नंबर 9 की। तो सर्कुलर नंबर 9, सर्कुलर नंबर 9 ये बताता है कि झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में जो असहभागी असहभागी नॉन कोऑपरेटेड जो मेंबर्स है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का नियम। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में सेक्शन सर्कुलर 147 के अंदर जो 147 सर्कुलर 38 की कार्रवाई के विषय में बताया गया है सर्कुलर 147 में। तो उसी तरह ये सर्कुलर 9 भी उसी का ही एक प्रारूप है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में जो असहभागी लोग होते हैं उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए। क्योंकि दोस्तों, झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में एक नियम है कि आप जो भी झोपड़पट्टी में रहते हैं वहाँ के 70% लोग एक साथ आके एक सहमति बना के प्रपोजल के लिए डालते हो तो आपका प्रपोजल स्वीकृत होता है। और उस प्रपोजल के बाद वहाँ की जो भी चीज़ें, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया डिटेल से कि एनेक्शल 2 कब होता है, बायोमेट्रिक कब होता है और एलओआई कब मिलती है, आईओ कब मिलता है। तो उस प्रकार जब आईओ मिलने के बाद डेवलपर अपना प्लान अमेंडमेंट के लिए डालता है तो उनको उस कंडीशंस की पूर्तता करनी पड़ती है। जैसे कि पहली पूर्तता तो आपको मैंने बताया कि सर्कुलर 140 जो कॉमर्शियल गाला धारकों का है, उस प्लान के अंदर में उनकी दुकानें कहाँ स्थित है उस विषय में उनको बता के उस चीज़ का उनका सिग्नेचर और उस गाले पे उनका एनेक्शन नंबर ये मेंशन करना आवश्यक है। ये रूल है, आवश्यक नहीं रूल है। इस नियम का पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा सर्कुलर 140 बुक कहता है। उसके बाद दोस्तों, जो झोपड़ी धारक असहमति पैदा करते हैं तो उनके बारे में नियम ये है कि सोसाइटी और संस्था द्वारा उनको उस विषय में बताएगा कि आपकी जो भी ट्रांजिट कैंप या रेंट का करारनामा, रेंट कितना है, इस विषय में आपको समझाएंगे। और उसके बाद जो भी झोपड़ी धारक असहभागी है उनको आप कहाँ पे गाला देंगे, मतलब गाला मतलब परमानेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रांजिट अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ, वो सब चीज़ों के विषय में समझाएंगे। और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ 33-38 की कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, 33-38 के कार्रवाई के विषय में हमने 147 पे एक वीडियो बनाया था, सर्कुलर 147 पे एक वीडियो बनाया। उसके अंदर हमने पूरी डिटेल्स दी है कि 33-38 नोटिस क्या है। 33 की नोटिस जो है वो इविक्शन कार्रवाई है, मतलब खाली कराने के लिए कि आप अपना प्रेमाइसेस छोड़ो जो प्रोजेक्ट में बाधा बन रहा है। और 33-38 डेमोलेशन है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती है, जो नोटिस आती है दोनों एक साथ ही आती है, जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस दी जाती है। अब सक्षम प्राधिकारी पहले जो थे वो कंप्लेंट अथॉरिटी होते थे। अब 33 नोटिस का जो प्रोविज़न मैंने बताया कि अब डिप्टी कलेक्टर हिसारी के पास चला गया है और वहाँ से कार्रवाई चालू होती है। उसके बाद उसकी अपील एजीआरसी में होती है, सेक्शन 35 में। अब दोस्तों, इसके अंदर जो चौथा नियम दिया गया है, इस नियम में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं पे भी एसआरए द्वारा और सरकार द्वारा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। जैसे कि उसमें लिखा है कि जो भी झोपड़ी धारक को 33-38 के बाद निष्कासित कर दिया जाएगा, उनको जो लॉटरी सिस्टम है उसके अंदर सदनिका के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब कि जब लॉटरी होगा तो जिनके ऊपर 33-38 की कार्रवाई हुई है वो उस लॉटरी के लिए सक्षम नहीं होंगे और अन्य लोगों को देने के बाद जो सदनिका बचेगी उनके अंदर उनका समावेश होगा। और अगर नहीं बची तो उस
उनका जो भी चीज़ है वो कहीं अन्य जगह पे, जैसे कि मैंने पीएपी बताया था। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है सरकार का, ये मुझे लगता है दोहरा मापदंड है। दोहरा मापदंड कैसे, वो भी मैं समझाता हूँ। 33-38 की कार्रवाई के अंदर लिखा हुआ है कि यदि आपको 33-38 की कार्रवाई से आप सहमत नहीं हैं तो आप सेक्शन 35 में अपील फाइल कर सकते हैं। मतलब वो अधिकार दिया गया है। ये अधिकार कौन दे रहा है सर आपको? ये अधिकार दे रहा है स्लम एक्ट, महाराष्ट्र स्लम एक्ट 1971। और एसआरए के नियमों द्वारा उस अधिकारों का हनन किया जा रहा है। मतलब मेरी राइट्स, मेरा फ्रीडम, इन दोनों को बाधित किया जा रहा है इस सर्कुलर 9 के हिसाब से, जो कि गलत है। और एसआरए को इस चीज़ को निकालना होगा सर्कुलर से, क्योंकि लोगों की तकलीफ यही है कि ये डर पैदा किया गया लोगों के अंदर। मतलब संवैधानिक अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 19 एंड 21, उसका यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि जब महाराष्ट्र इस्लामिक 1971 में ये प्रावधान दिया गया है कि आप यदि 33-38 नोटिस से सहमत नहीं हैं तो 35 में आप अपील फाइल कर सकते हैं। और 35 का प्रोविज़न ये है कि यदि कंपनी अथॉरिटी की किसी भी नोटिस या ऑर्डर के विरुद्ध आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो आप 35 में न्याय मांग सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 35(1) जीआरसी में प्रावधान दिया गया है। 35(1) में प्रावधान दिया है कि अगर अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से आप सहमत नहीं हैं तो आप जीआरसी में भी अपील फाइल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका हाई कोर्ट है, आर्टिकल नंबर 226 227, जिसके अंदर भी आप कोर्ट के अंदर अपना अधिकार मांग सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये सर्कुलर 9 के अंदर जो ये पॉइंट नंबर 4 पे जो चीज़ दी गई है, ये आपके अपने अधिकारों का हनन कर रहा है? और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाए गए महाराष्ट्र एक्ट 1971 सेक्शन 33(8) और 35 का उल्लंघन है। तो ये जो चीज़ें हैं महाराष्ट्र सरकार को सोचनी चाहिए कि कहीं कहीं कुछ कानून ऐसे बने हैं कि एक कानून दूसरे कानून को काट निकाल रहा है, तोड़ रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। तो जो भी कानून बनाता है उसको समझना चाहिए कि भाई कहीं इस कानून से किसी और कानून के में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं है। तो यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि अगर मुझे मेरा अधिकार नहीं दिया गया या मुझे 33-38 में मुझे लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, तो मुझे लड़ने का अधिकार है। और वो अधिकार किसने दिया? महाराष्ट्र शासन ने दिया है। क्योंकि सरकार कानून किसने बनाया? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने बनाया। तो महाराष्ट्र सरकार ने उसमें दिया है ना कि आप 35 में अपील फाइल कर सकते हो, 35(1) के अंदर आप जीआर। तो फिर मुझे उस चीज़ की सज़ा क्यों मिल रही है कि अगर मैं 33-38 जाता हूँ तो मुझे लॉटरी में आप पात्र नहीं रखोगे और सबको गाला देने के बाद तब हमको दिया जाएगा, यदि नहीं बचेगा तो हमको पीएपी में फ्लैट अलॉट किया जाएगा। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये जो कानून है, इस चीज़ को, सर्कुलर 9 को सरकार द्वारा एबोलाइज करना चाहिए। क्योंकि 33-38 की प्रक्रिया जो सर्कुलर 147 में है वो बराबर है, लेकिन सर्कुलर 9 आपके अधिकारों को व्यथित कर रहा है, आपके अधिकारों को आपके अपने अधिकारों से आपको वंचित कर रहा है। तो ये चीज़ गलत है। ज्या सावकी झोपड्यानं प्रकट बांधून होईपर्यंत झाले नाही तर कोणताही बांधलेल्या सदनिकाचे हक्क संपूर्णपणे गमावीत। मतलब इसमें ये दिया है, जरा सहभागी झोपड़ीधारकांना प्रकल्पात बांधकाम परवानगी देईपर्यंत, मतलब ये दिया है कि आपको सीसी देने तक अगर आप घर खाली नहीं करते हो तो आप अपने घरों से वंचित हो जाओगे। तो सर सोचिए कि सरकार कानून कैसे बना रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में हमें आज़ादी दे रहा है और एसआरए का सर को हमें बांध रहा है। इसका मतलब नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें गुलामी की जंजीरों में बांधा जा रहा है? ये महाराष्ट्र शासन को भी सोचना होगा कि इस तरह का सर्कुलर निकाल के एक
कानून बना के दूसरे कानून की अवहेलना की जा रही है। ये किसके द्वारा की जा रही है? स्वयं सरकार के द्वारा, जो अपने ही कानून की अवहेलना कर रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। 38 के बाद आपको 35 में लड़ने का पूरा अधिकार है। आज तक मुझे बताइए, जो भी कोर्ट में गए हैं, 38 में कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में लड़े या 35(1) में लड़े, GRC में लड़े, तो क्या उन्होंने ऑर्डर में लिखा कि आपको घर नहीं मिलेगा? क्योंकि स्लम एक्ट में तो ये प्रोविज़न है ही नहीं ना। स्लम एक्ट में प्रोविज़न नहीं जो 71 में बना है। तो दोस्तों, ये चीज़ उसमें गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। अब आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है? तो कमेंट कीजिएगा कि सरकार ने सही किया है लोगों के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है गलत है। अब एक कानून अच्छा है तो उस कानून के अनुसार ही चलना चाहिए, तो उस कानून को तोड़ क्यों रहो? इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, तकलीफ क्या है? अब जैसे कि सरकार नियम बना रही है, क्या बना रही नियम कि जो भी असहभागी झोपड़ीदार लिखी सूचना, जो भी असहभागी झोपड़ीधारकों को आप लेखी मतलब रिटर्न में आप नोटिस दे रहे हो कि भाई आपका घर अफेक्टेड है, आप घर खाली करिए, ये बिल्डर द्वारा, सोसाइटी द्वारा दी जाती है, जैसे कि मैं सर्कुलर 147 में बता चुका हूँ मैं। तो ये क्या ये हकीकत में प्रोविज़न हो रहा है? इस कानून का उल्लंघन, ये कानून का जो पालन क्या सोसाइटी और डेवलपर कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी पालन सोसाइटी और डेवलपर करते होंगे जिसके अंदर उसमें लिखा गया है कि जो भी जिन लोगों को आप नोटिस दोगे उसके अंदर LOI IOA की कॉपी और उनकी पात्रता के विषय में जानकारी देंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं पे हुआ है। यदि आपके यहाँ पे कोई बिल्डर करता है या सोसाइटी करती तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा कि बिल्डर एक साधारण सा लेटर भेज देता है, भैया खाली करो, आपको इतने पैसे भाड़े हम दे रहे हैं, बस उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। अरे भाई, भाड़े आप दे रहे हो, लेकिन क्या भाड़े का करारनामा या भाड़े का रेजुलेशन सोसाइटी में पास हुआ? क्योंकि बिल्डर, मैंने पहले ही बताया, बिल्डर वहाँ मालिक नहीं होता है, सारे बिल्डर एजेंट होता है। तो सोसाइटी मालिक होती है प्रोजेक्ट की। अगर सोसाइटी मालिक नहीं तो SRA के LOI पे सोसाइटी का नाम क्यों आता है? सोसाइटी मालिक नहीं है तो सोसाइटी का नाम क्यों आता है? तो सोसाइटी का रेजुलेशन इम्पोर्टेंट है भाड़े के मैटर में भी, और ये गलतियां हो रही है, सरकार द्वारा भी हो रही है, अथॉरिटी द्वारा भी हो रही है, और माननीय न्यायालय द्वारा भी हो रही है कि भाई भाड़े के मैटर में आप नहीं डिसाइड करोगे, आप बाद में डिसाइड कर दीजिए। पहले सोसाइटी को बोलिए कि भाड़े का आप रेजुलेशन पास करो, क्योंकि सोसाइटी कमेटी अकेले दम पे भाड़े का रेजुलेशन डिसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको AGM लेना पड़ेगा या स्पेशल AGM लेना पड़ेगा। जैसे मैं बता ना, विशेष सर्वसाधारण सभा, तो उसमें आपका अधिकार आपको मिलेगा बोलने के लिए, आपका अधिकार बोलने के लिए मिलेगा कि भाई इस एरिया में इतना भाड़ा नहीं है इस बार। तब जब वहाँ पे मेजोरिटी, जब 70% मेजोरिटी पास करेगी कि हाँ इतना भाड़ा होना चाहिए, तो वो चीज़ लागू होगी। तो ये अथॉरिटी को क्यों दिया जा रहा है? भाई अथॉरिटी किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए नहीं काम कर रहे हैं। इस सारे जहाँ पे भी है, जो भी व्यक्ति व्यथित है, वो मुझे बताए क्या अथॉरिटी आपको रिलीफ दे रही है? अगर अथॉरिटी अगर आपको रिलीफ देती थी तो SRA में इतनी भीड़ नहीं होती थी। भाड़े का मैटर सर्कुलर 153 के हिसाब से उसमें दिया गया, तुरंत कार्रवाई करो। तो 1 साल के मैटर को 3-3 साल ये हियरिंग चलाते हैं, किसके बोलने पे? कौन है वो? मतलब डेवलपर ही है ना। तो डेवलपर की सुनी जाती है, लेकिन आपकी नहीं सुनी जाती है। दोस्तों, मुझे याद आ रहा है, मैंने जब पहली बार सर्कुलर 153 का उपयोग किया था तो शायद वहाँ पे एक देशपांडे मैडम थी, सहायक निबंधक। उनका जो काम करने का तरीका है मुझे पसंद आया और मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। उन्होंने कोई तारीख नहीं दिया, पहली तारीख पे बोला आपको नोटिस दी गई थी ना, आपने भाड़ा दिया या नहीं दिया है, आपने भाड़ा दिया या नहीं दिया मुझे बताइए। तो बोले हमने भाड़ा पे कर दिया है। तो मुझे पूछा गया कि आपको भाड़ा मिला? मतलब मैडम देखिए आज ही आया है, भाड़ा आज आया है।
मैंने एप्लीकेशन बहुत पहले फाइल किया और भाड़ा इंक्रीमेंट नहीं किया है 5%। तूने तुरंत बोला मेरा ऑर्डर आने के पहले 5% के अकाउंट में आना चाहिए, नहीं मैं तुरंत कार्रवाई करूँगी। तो इस तरह काम अधिकारी अगर करे तो आपको न्याय मिलेगा। तो मैं उस देशपांडे मैडम जी को नमन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ कि वो वहाँ पे थी तो अधिकारियों के बीच में डर पर। लेकिन आज जो भी वहाँ पे बैठे हैं वो सिर्फ अपना मनमाना राज चला रहे हैं। मेरे पास एविडेंस है, मैं लड़ रहा हूँ ना। जनवरी 2020 का एप्लीकेशन वो आज तक केस चल रहा है और भाड़े बाकी कब से, 2018 से। तो डिपार्टमेंट को फर्क नहीं पड़ता है, लोग जिए या मरे। तो दोस्तों ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, मैंने जो बताया परिशिष्ट 2 के बारे में ना, एनेक्शल की कॉपी देना है उनको। फिर उनको आप भाड़े दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, सोसाइटी का रेजुलेशन है कि नहीं, या आपका ट्रांजिट स्कैम बनाया तो ट्रांजिट स्कैम का डिटेल डालिए कि आपको फलाना ट्रांजिट स्कैम में ये नंबर पे रूम आपके लिए रखा गया है, आप चाबी लेके आप अपना घर खाली करें। तो ये चीज़ प्रक्रिया तो पूरी ही नहीं होती है। सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारत सरकार ही बोल रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सर 1995 का जीआर था, तब डेटा लाइन था क्या 1195 के पहले के झोपड़े पात्रों के। फिर 16/5/2015 को जीआर आया 2000 का कि 2000 के पहले तक के झोपड़े पात्र हैं। फिर उसके बाद 16/5/2018 को फिर एक जीआर निकलता है जिसके अंदर ये कहता है 2000 से लेके 2011 तक के झोपड़े पात्र होंगे और सशुल्क में पात्र होंगे, मतलब उनका जो भी पैसा 2.5 लाख रुपए उनको भरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा रीजन क्या दिया है सरकार ने? रीजन क्या दिया है, कारण क्या बताया? कारण यही बताया ना कि यहाँ पे लोगों की अपात्रता हो जाती है जिसमें लोगों में रोष पैदा होता है और जो डेवलपमेंट है उसमें डिले होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके 16/5/2018 के जो शासकीय अधिसूचना यानी गवर्नमेंट रेजुलेशंस है उसमें आप पढ़िए ना, लिखा है, सरकार ने लिखा है कि कारण क्या है डेवलपमेंट डिले होने का। तो पिछली वीडियो मैंने क्या बताया कि अगर कंपनी अथॉरिटी निष्पक्ष काम करे, सोसाइटी निष्पक्ष काम करे, डेवलपर निष्पक्ष काम करें तो डेवलपमेंट जल्दी होगा। क्या ऐसी बात हो जाती है कि इस एरिया में अगर 500 लोग हैं तो 200-300 लोग अपात्र हो जाते हैं? सर ऐसी बात नहीं, मैं सबूत दे सकता हूँ, मेरे पास है सबूत। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं सबूतों के आधार पर बोलता हूँ, सबूतों के आधार पर बोलता हूँ। अभी सबसे पहले एक बात दीजिए, हमारे बगल का जो मैंने एरिया बताया खोतवाड़ी भीमवाड़ा पुनर्वसन विकास समिति, जब ये वहाँ पे 21 अप्रैल 2023 को 21 अप्रैल 2003 को लेटर ऑफ इंटेंट मिला और 2001 और 2002 में एनेक्शन बना, तब बीएमसी ने बोला कि यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से, मतलब 1195 के हिसाब से 2610 झोपड़े हैं। और दोस्तों पात्रता कितनी हुई है? 893। फिर बाद में सब जो सेकेंड पार्ट बना एनेक्शर का उसके अंदर मिला के 1300 लोग पात्र हुए, 1300-1350। तो दोस्तों ये बताइए कि जब 2610 बीएमसी बता रही है कि हमारे रिकॉर्ड पे है तो 2610 तो पात्र होनी चाहिए थे। तो 893 फिर बाद में 1300 और आज तक 1300 ही रह गए, झोपड़े कम से कम 3000 है। तो कारण कौन है? कंप्लेन अथॉरिटी है, डेवलपर है या सोसाइटी है? क्यों सोसाइटी ने नहीं बोला कि भैया 2610 बोले तो पात्रता कम क्यों हुई है, नहीं ये नेक्स्ट नहीं चलेगा, पहले आप नेक्स्ट क्लियर कीजिए। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर गड़बड़ कब होती है? जब सरकार द्वारा आपके लिए आपके हित में दिए गए किसी भी अधिकारी को खत्म कर देती है तब। क्योंकि मैंने पहले बताया, पिछली वीडियो में बताया हूँ कि इनके पहले पिछले बुक के अंदर में सर्कुलर 153A का प्रावधान था, जिस प्रावधान में सर्कुलर 153 में बोला गया था कि आप जो भी अनिर्णित व्यक्ति है उसको भी भाड़े मिलेंगे।
क्योंकि उनका जो भी है अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो अनिर्णित है। अभी जैसे मेरा घर है, अब कंपनी ने तो डाल दिया है पुरावे सादर केले नाइट, जब पुरावा नहीं है तो आप अपात्र कैसे हो सकते हो? तो आप अनिर्णित हो। समझ रहे कि नहीं? अनडिसाइडेड, कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आया नहीं, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप पात्र हो या अपात्र हो, मतलब वो अनिर्णित होते हैं। अब कंपनी अथॉरिटी क्या करती है? अपात्र। भाई झोपड़ा पात्र हो रहा है, झोपड़ी धारा का पात्र हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। यहां क्वेश्चन ये हो रहा है, झोपड़ा पात्र हो रहा है, झोपड़ी धारा का पात्र हो रहा है। तो दोस्तों, ये सब प्रक्रियाएं को अगर प्रतिबंध लगाए सरकार, तो डेवलपमेंट फास्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई आपके डॉक्यूमेंट है, आपकी पात्रता निश्चित है। और शायद ये बायोमेट्रिक के अंदर, लेकिन बायोमेट्रिक भी सर बराबर नहीं हो रहा। मैंने देखा कितने तो बायोमेट्रिक आते हैं, पैसे देके बायोमेट्रिक करवा रहे हैं, बहुत जगह देखा मैंने। वो जो अधिकारी आ रहे हैं वो आपके लिए नहीं आ रहे हैं, वो चाहते हैं उनकी रोजी रोटी कहाँ से बने। तो तकलीफ तो सर ये है, तो सरकार इस पर लगाम लगाएगी कैसे? इसको लगाम लगाना पड़ेगा। अगर अब सरकार लगा देगी ना, एक अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, लोगों की सहमति से, लोगों के साथ से, लोगों द्वारा, लोगों के लिए। तो दोस्तों 109 का ये जो भी चीज़ थी मैंने आपको बताया, अरे सॉरी, सर्कुलर नंबर 9 का जो भी चीज़ें थी मैंने बताया। और मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि सर्कुलर 9 में ये जो भी 4 नंबर और 5 नंबर पॉइंट है, ये रद्द करने चाहिए। ये गलत है, ये लोगों को एक तरफ से डर पैदा किया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र इस्लाम एक्ट 1978 में 71 में नहीं है। अब मुझे लड़ने का अधिकार खत्म हो गया, मतलब तो भाई मेरी आज़ादी छीन गई ना। मैं कोर्ट में नहीं जाऊँ, मैं न्याय नहीं मांगूँ, तो गलत है ये टोटल गलत है। तो दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, उस कमेंट्स के विषय में बात कर लेते हैं। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज कमेंट्स में क्वेश्चन कम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे चैनल के माध्यम से हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। और वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को आगे बढ़ाइए और लोग समझें कि जागरूकता ही जीवन है, जागरूकता ही अधिकार है। आप जागरूक होंगे, आप नियम जानेंगे, आपके से कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। तो दोस्तों पहला है विश्वनाथ पवार जी का। विश्वनाथ पवार जी बोले, मेरे बहुत सारे सवालों को जवाब मिल चुका है, वो भी मेरे बिना सवाल किए हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विश्वनाथ पवार जी। विश्वनाथ पवार जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन ये कमेंट्स मैंने जब उनका वीडियो बनाया, उनके कमेंट्स का जवाब दे उसके पहले ही उन्होंने ये कमेंट्स कर दिया था कि सर आपका वीडियो देख के मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया है, और बिना सवाल पूछे ही मेरे सवालों का जवाब मिला है। तो धन्यवाद विश्वनाथ पवार जी। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह हमारा चैनल देखते रहें, आगे अच्छी अच्छी जानकारी हम देंगे, जो सरकार की गलतियाँ हैं वो भी हम बताएंगे, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार है कि सरकार ने गलती कहाँ की है। हो सकता है सरकार तक ये चीज़ जाए, सरकार उसको देखे उस चीज़ में, तब कुछ चेंजेस करे, तब्दीली लाए। तो दूसरे हैं चंडकपुर साहनी जी, उन्होंने कमेंट किया, आपको तहे दिल से धन्यवाद सर जी। आपको भी धन्यवाद साहनी जी, जो आप जैसे कि एसआरए और माला, ये माला मतलब मुझे लग रहा है कि अपर फ्लोर के बारे में मैंने जो बताया था कि झोपड़पट्टी में अपर फ्लोर का क्या नियम है और क्या बनाया है या अभी तक नहीं बनाया, उस चीज़ के बारे में जो मैंने बताया था, की जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर जी। धन्यवाद तो सर सानी जी आपको भी है, और आपसे आशा यही है कि आप इस जागरूकता को और आगे बढ़ाएंगे। फिर तीसरे हैं सुनील सूद जी। सुनील सूद जी ने कहा है, सर थैंक यू, आपने मेरा प्रश्न आपके वीडियो में शामिल किया और प्रश्न का उत्तर दिया। तो धन्यवाद, मैं भी आपको धन्यवाद करता हूं कि सुनील सूद जी, आपके जो भी क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, प्रश्न बड़े अच्छे थे, और जिसे मुझे भी ऐसा लगा कि शायद इस चीज़ की जानकारी मुझे लोगों को देना चाहिए। और मैं इसीलिए अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ
कि आपके मन में जो भी सवाल है पूछिए, वो चाहे सवाल गलत हो या सही है, हम आपको बताएंगे कि इस तरह नहीं है या इस तरह नहीं है। लेकिन आप जब सवाल पूछेंगे तब आपकी जागरूकता बढ़ेगी। तो मैं हर दर्शक से निवेदन करता हूँ कि आपके सवाल आने चाहिए, ताकि मुझे सारे की वीडियो बनाने से अच्छा मैं आपके सवालों को जवाब दूँ तो भी आप समझ जाएंगे, पूरा इशारा उस सवालों में आ जाएगा। मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि आज मुझे किस सर्कुलर पे बनाना है वीडियो, किस सर्कुलर पे बात करना है। तो आपके सवालों के अंदर ही सब सर्कुलर आ जाएंगे, पूरा इशारे आ जाएगा। तो धन्यवाद सुनील सूद जी। उसके बाद है शत्रुघ्न रघुवंशी जी। उन्होंने कहा है बहुत बढ़िया है सर, आप ऐसे ही जानकारी देते रहिए, एक दिन जरूर करप्शन बंद होगा। शत्रुघ्न रघुवंशी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और इस चीज़ को हम जितने भी हमारे दर्शक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन लोगों को भी इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, इस चैनल को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हम जो भी चीज़ें बताएंगे सत्य बताएंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बताएंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई गलतियां क्या करते, कंप्लेंट अथॉरिटी जीआरसी का ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। बताइए, मतलब इतना पावर कौन दे रहा है? तो सरकार को तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ हम सत्य बताएंगे, कहाँ क्या गलत हो रहा है। जो भी हो, सच्चाई बोलना हमारा अधिकार है। हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम वही सच बता रहे जो सच में दिख रहा है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए, उसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। खाली हमारे ऊपर नहीं, जहाँ गलत हो रहा है उनके ऊपर भी करिए ना। मैं देता हूँ ना, बड़े बड़े स्कैम्स है इस सारे के, बहुत बड़े। जितना करप्शन है इस सारे में है ना, इस समय कहीं नहीं है सर। बहुत बड़ा करप्शन है हर चीज़ में, पात्रता से लेके हर चीज़ में करप्शन है। रेट लगे हुए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कॉमर्शियल का अलग, रेसिडेंस का अलग, सशुल्क का अलग। ये बंद होना चाहिए सर, बंद होना चाहिए। और ये बंद कैसे होंगे? जब आप और हम जागरूक होंगे तब। अधिकार मांगने से नहीं मिला तो लड़ के लेंगे। मेरा लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम आंदोलन करेंगे, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है। आप कानूनी लड़ाई लड़िए, न्याय मिलेगा। तो धन्यवाद शत्रुघ्न रघुवंशी जी, आपका कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह चैनल को आगे बढ़ाइए और लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमारी बातें पूरे महाराष्ट्र में हर स्लम झोपड़ी धारकों के पास पहुँचे और उनको समझ में आए कि आपके अपने अधिकार क्या है। दूसरे हैं नौशाद खान जी। मैं नौशाद खान जी के बारे में बता दूंगा। नौशाद खान जी मेरे सब्सक्राइबर है जो सऊदीया में रहते हैं, जो सऊदीया में रहते हैं। मेरी उनसे 2-3 बार बातचीत भी हो चुकी है, और उनका कुछ प्रॉब्लम है, कुरला का, पात्रता का ही मैटर है। तो मैं बोला आपके बेटे या भाई जो भी उनको भेज दीजिए। तो उनको बेटे यहाँ पे आते हैं, सादिक भाई या कुछ नाम है उनका, वो आते हैं। उनका अभी मैंने बताया कि जो पेपर निकालने के लिए उनका प्रक्रिया चालू है। और ये सऊदीया से बाकायदा मुझे दर रोज़ मैसेज करते रहते हैं, लेकिन ये कमेंट चैनल पे नहीं करते, क्योंकि बोलते सर मुझे पढ़ा लिखा नहीं हो, मुझे समझता नहीं। तो मैं व्हाट्सएप पे आपको वॉइस मैसेज भेजते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि सर ये सर्वे पावती तो मैं समझ गया, लेकिन ये फोटो पास क्या है? तो सर, जब सरकार ने जनगणना करती झोपड़पट्टियों में, तो झोपड़पट्टी जनगणना के बाद जैसे महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो सर्वे के बाद उन्हें फ़ोटो पास दिया जाता है, जिसके ऊपर आपके फ़ोटो लगे रहते हैं और आपके प्रूफ के डिटेल्स दिए जाते हैं। आपके चाल का एड्रेस जो भी है वो एड्रेस वगैरह सब मेंशन रहता है। उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको मंथली इतना भाड़ा आपको देना पड़ेगा। जैसे फ़ोटो पास का नियम था 200 रुपया कुछ कॉमर्शियल का था मंथली, और 500 रुपया, अरे सॉरी 200 रुपया रेसिडेंशियल था और 500 कॉमर्शियल, शायद ऐसी ही था। मैं पूरी तरह से समझ मतलब बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि उस समय तो मैं 200 या 500 का ही सुना था। क्योंकि हमारे एरिया में तो हमने कोई फ़ोटो पास लागू होने नहीं दिए सर, हमने फ़ोटो पास लागू होने नहीं दिए। गणना के बाद से हम लड़ते आए। हमने कलेक्टर के थ्रू वहाँ पे हियरिंग करके इस्लामी उड़ा दी है, मतलब नहीं, गलत है ये, फ़ोटो पास कैंसिल करवा दिया हमने। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इतना ही है। तो 200 रुपया रेसिडेंशियल का है और 500 रुपया कुछ कॉमर्शियल का है। अब वो सालाना है या मंथली है ये मुझे ध्यान में नहीं है। तो वो चीज़ आपको दी जाती है, मतलब आप
जो भी सरकार की प्रॉपर्टी है उसके आप टेनेंट हैं, मतलब एक भाड़ोतरी है, और वो फोटो पास की कॉपी आपके पास है, आप भाड़े भरते हैं, तो आपका रूम अपात्र करने का चांस ही नहीं होता है। आपका रूम अपात्र कोई कर ही नहीं सकता है। तो फोटो पास है, जैसे कि अभी यहाँ से आप नाला सफारा होगा जहाँ मतलब घर पट्टी, मतलब फोटो पास का मतलब जो भूई भाड़ा, असेसमेंट टैक्स, तो असेसमेंट टैक्स आप भरते हो तो वही भाड़ा आप समझो, उनके हिसाब से असेसमेंट टैक्स बीएमसी भरेगी और भाड़ा वो वसूल करेगी। तो वही सिस्टम है, जैसे मालिक भाड़ा वसूलते हैं और असेसमेंट टैक्स भरते हैं, एनए भरते हैं, तो उसी तरह बीएमसी आपसे भाड़ा लेगी और प्रॉपर्टी का टैक्स भरेगी। तो ये फोटो पास वो चीज़ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और जो भी चीज़ें मैं इसमें बताया हूँ तो मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच से बोल रहा हूँ, और वो गलत है या सही है इस चीज़ में आप बताइए कमेंट करके कि क्या ये सर्कुलर 9 आपको बराबर बता रहा है। जहाँ महाराष्ट्र इस्लाम एक्ट में आपको ये चीज़ नहीं है और सर्कुलर में आपको बाकायदा डराया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही कि भाई आपको घर नहीं मिलेगा, आपको खाली करने पड़ेगा, आप लड़ नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में कमेंट कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और विषय पे। और मैं चाहूँगा कि आपका कमेंट्स है तो उस कमेंट्स के अंदर ही उसके आपके जो सवाल हैं उस सवालों में ही पूरा इशारे आ जाएगा, किसी सर्कुलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्कुलर हम बता देंगे कौन सा सर्कुलर क्या काम करता है और उसमें क्या नियम है। तो जो भी नए देख रहे हैं, आग्रह करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।